हेलो एवरीवन। हम लोग ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के दो सेट को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के थर्ड सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ये हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है ना, इसको इस तरह से समझना जिस तरह से बैंक अकाउंट हम लोग का होता है। बैंक अकाउंट में क्या होता है, जहाँ पे हम लोग का पैसा डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ होता है। एक्चुअली बैंक अकाउंट है क्या, मान लो अगर हमारे अकाउंट में 10,000 या 15,000 रुपया है या 50,000 है, तो वो पैसा क्या है, हमारा कैश है जो कि फिजिकल फॉर्म में ना होके, कागज के फॉर्म में ना होके, वो डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक उसी तरह से डीमेट अकाउंट जो होता है, जहाँ पे क्या होता है, शेयर्स हम लोग को पहले क्या होता था, पहले के टाइम में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में मिलता था। मतलब एक पेपर दिया जाता था, एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसमें लिखा होता था कि इस कंपनी का ये शेयर है, इतना क्वांटिटी, इस तरह से। आज के डेट में ऐसा कागज टाइप का कोई चीज नहीं होता है। आज के डेट में एक अकाउंट होता है ठीक उसी तरह से जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट, जिसमें हमारा जो शेयर्स होता है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होता है। तो डीमेट अकाउंट का जो फुल फॉर्म है ये है डीमेटेरियलाइज अकाउंट। इसका उपयोग शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर्स आदि को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए किया जाता है। पहले जो शेयर्स होता था ये पेपर सर्टिफिकेट के रूप में मिलता था, लेकिन अब सब कुछ जो है ऑनलाइन हो गया है। जैसे पैसा रखने के लिए हम लोग बैंक अकाउंट यूज करते हैं, उसी तरह शेयर्स को रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। ठीक, ये चीज समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद देखो बैंक अकाउंट किस तरह से होता है ना, किसी बैंक के पास हम लोग को जाके खुलवाना होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, HDFC, ICI। ठीक है, ये सारा क्या, कहीं पर भी हम किसी भी बैंक में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक उसी तरह से समझना, दोनों का कंसेप्ट ना उसी तरह से मिलता जुलता। बैंक जो होता है, यहाँ पे जाके हम लोग को बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, शेयर्स डीमेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले होता है डिपोजिटरी। डिपोजिटरी जो है इंडिया में दो है, एक है NSDL और दूसरा है CDSL। अब ये दोनों डिपोजिटरी के अंदर होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे हो गया जरोधा, ठीक है, 5 पैसा, ठीक है, ये सब जो हम लोग नाम सुनते हैं, ग्रो अप्स, ठीक है, ये सब जो होता है ये हमारा होता है डिपोजिटरी। अब देखो हम लोग जो डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं ना, ये हम लोग को डिपोजिटरी के पास, सॉरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इसको बोलते हैं, DP। ये हो गया डिपोजिटरी, और डिपोजिटरी के अंदर होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हम लोग को डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना होता है, जहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। डिपोजिटरी सिस्टम जो है इंडिया में दो है, NSDL, CDSL। फुल फॉर्म याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, CDSL मतलब सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हम लोग को डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना होता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है ये किसी डिपोजिटरी से लिंक होता है या कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे बैंक, ब्रोकरेज फर्म या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बैंक के पास भी हम लोग जाके डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, तो ये था डीमेट का कॉन्सेप्ट। दूसरा स्टॉक ब्रोकर, ये भी शॉर्ट में पूछ सकता है। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है ना, ब्रोकर का मतलब भी होता है मिडिलमैन, जो हम लोग के बीच में काम कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर या ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टर है, और स्टॉक एक्सचेंज, जो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से जाके शेयर डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। जिस तरह से कोर्ट वगैरह का एक सिस्टम हम लोग सुनते हैं ना, कि कोर्ट में अगर केस फाइल करना हो तो एक वकील के थ्रू जाना होता है, ठीक उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट जाके हम लोग वहां से शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। हम लोग को बीच में किसी स्टॉक ब्रोकर को पकड़ना होता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम लोग जाके वहां पे शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। तो स्टॉक स्टॉक ब्रोकर जो है वह व्यक्ति या संस्था होती है जो निवेशकों और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मध्यस्थ या मिडिलमैन का कार्य करती है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एंड सिक्योरिटीज का खरीद बेच सकता है। ठीक, जैसे किसी दुकान में सामान खरीदते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में शेयर खरीदने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर रखने की जरूरत होती है। ठीक है, ये स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, इन्वेस्टर के बिहाफ पर ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक, खरीदना हो या बेचना हो, दोनों चीज, खरीदने को भी बोलते हैं ऑर्डर प्लेस करना, बेचने को भी बोलते हैं ऑर्डर प्लेस करना।
कोई भी ऑर्डर हो तो हमारे बिहाफ में कौन करेगा, स्टॉक ब्रोकर ही करेगा, और इसके बदले वो ब्रोकरेज फी या कमीशन लेता है। ठीक है, तो ये स्टॉक ब्रोकर का कॉन्सेप्ट है। देखो ब्रोकर का मतलब भी हो गया जो ब्रोकर है, जो बीच में काम कर रहा है, मिडिल में। ठीक है, याद रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देखो क्योंकि नजदीक है ना, इसलिए रटने वाला बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, लोड दिमाग में मत लेना। ठीक है, इसलिए कुछ कुछ बस समझते जाना, याद हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर का फंक्शन क्या होता है, ये ग्राहक के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग होता है। डीमेट अकाउंट जो होता है मतलब एक ही में होता है, एक ही में दो सेगमेंट होता है। ठीक है, डीमेट में हम लोग का शेयर्स होल्ड होता है, और ट्रेडिंग में जो होता है ट्रेडिंग होता है। ठीक है, ग्राहक के आदेश पर शेयर्स की खरीद और बिक्री करता है। ये मार्केट इंफॉर्मेशन और रिसर्च रिपोर्ट जो है उपलब्ध करवाता है। जैसे अगर हम लोग किसी भी ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, जरोधा वगैरह के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोकर है हम लोग को बताते रहता है बहुत बार, अगर उसका पेड सर्विस लेते हैं कि आप इस कंपनी का शेयर्स खरीद लीजिए, बेच लीजिए। ठीक है, इसमें इतना पैसा लगा दीजिए। ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में आइडिया रखता होगा उसको ये सब चीज़ पता होगा। फिर सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस ये देखता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करता है। तो ये सारा हमारा स्टॉक ब्रोकर का काम है। ठीक है, फिर बीएससी निफ्टी ये सब का फुल फॉर्म याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। ठीक है, निफ्टी का फुल फॉर्म, एनएससी पूछा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। एसआईपी, एसआईपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, जिस तरह से रेकरिंग अकाउंट होता है ना, हम लोग का एक फिक्स पैसा डिपॉजिट होते जाता है, फिक्स होते जाता है, ठीक उसी तरह से एसआईपी में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट हम लोग का फिक्स पीरियड में, एक सर्टेन टाइम पीरियड में हम लोग के अकाउंट से कटते जाता है, और उतने रुपए का यूनिट्स म्यूचुअल फंड जो हमारा परचेज होते रहता है। एसआईपी एक ऐसी योजना है जिसके तहत आप निश्चित अंतराल, जैसे हर माह एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह हम निवेश छोटे छोटे किस्तों में लंबे समय तक किया जाता है, ताकि धीरे धीरे बड़ा पूंजी जो हमारा तैयार हो सके। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, एक बार इसको रीड कर लेना। बहुत ज़्यादा ये सब सिंपल से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसी तरह, इसीलिए हम इसको डेवलप किए, कंटेंट बनाए। सॉवरेन डेट का क्या कंसेप्ट होता है और क्रेडिट रेटिंग ये समझ लेते हैं। सॉवरेन डेट कहने का मतलब होता है देश का लोन। ठीक है, जो हमारे देश का लोन है। ठीक है, जिस तरह से एक इंडिविजुअल लोन लेता है, हम लोग लेते हैं ना लोन बैंक से, या कोई एक कंपनी लोन लेती है, कोई इंस्टीट्यूशन लोन लेती है, ठीक उसी तरह से कोई देश जो है, कोई नेशन जो है, वो भी दूसरे से लोन लेता है अपने जरूरत के हिसाब से। ये चीज़ हम लोग सुनते भी कि हमारे देश में का इतना लोन है, इस तरह का टर्म हम लोग जनरली सुना करते हैं, उसी को बोलते हैं सॉवरेन डेट। सॉवरेन डेट का मतलब है किसी देश द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उठाया गया कर्ज या लोन। ठीक है, इसे गवर्नमेंट डेट या पब्लिक डेट भी बोलते हैं। सॉवरेन डेट को हम लोग गवर्नमेंट डेट या पब्लिक डेट भी बोलते हैं। सॉवरेन डेट रिफर्स टू द मनी बोरोड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, ये जो लोन है ये डोमेस्टिक सोर्सेज से भी लिया जा सकता है, या फॉरेन सोर्सेज से भी लिया जा सकता है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। डोमेस्टिक सोर्स क्या हो सकता है, जो है पब्लिक से ले सकता है, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह जो गवर्नमेंट इशू करती है, वो एक तरह से क्या कर रहा है, डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो क्या करती है, पब्लिक से लोन ले रही है। ठीक उसी तरह से अगर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है, ट्रेजरी बिल्स इशू कर रही है, तो एक तरह से पब्लिक से ही लोन ले रही है। ठीक है, तो ये सब इंटरनल सोर्स हो गया। आरबीआई से लोन ले सकती है देश के भीतर, जनता बैंकों या संस्थाओं से लिया गया कर्ज, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक डेट। ठीक है, कहाँ कहाँ से लोन ले सकती है। दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल, जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी ये सबसे लिया हुआ लोन कवर होता है। ठीक है, तो ये हमारा था सॉवरेन डेट का कंसेप्ट। उसके बाद इम्पोर्टेंस इसका क्या है, ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए जरूरत हो सकता है। फिजिकल डिफिसिट अगर हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए लिया जाता है, आर्थिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझा दिए, याद तो तुम लोग को हो ही जाएगा, पर एक बार थोड़ा पढ़ भी लेना। दूसरा होता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है ना, इसको समझो। हम लोग सिबिल बहुत सुनते हैं ना, आज बैंक से लोन लेने के लिए गए तो उसका सिबिल खराब था, अच्छा था, इस टाइप का टर्म हम लोग सुनते हैं। सिबिल कहने का मतलब होता है किसी पर्सन का जो एबिलिटी होता है लोन को रिपेमेंट करने का, किसी पर्सन का लोन को रिपेमेंट करने का एबिलिटी कैसा है, इसी चीज को सिबिल जो है डिनोट करता है। ठीक है, सिबिल जो है ये क्रेडिट रेटिंग का बहुत सारा इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है जो क्रेडिट रेटिंग करता है। ठीक है, तो उसी में से एक मेन इंस्टीट्यूट जो है ये है सिविल। जैसे हम लोग वहाँ पे देखते थे कंज्यूमर अफेयर्स में, कंज्यूमर अफेयर्स वाले पेपर में पढ़े थे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है
जो प्रोडक्ट का रेटिंग करती है, प्रोडक्ट किस टाइप का है। उसी तरह से क्रेडिट रेटिंग जो है किसी इंडिविजुअल का या इंस्टीट्यूट का या कंपनी का, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसी में से एक है सिविल। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल क्रेडिट रेटिंग जो है किसी व्यक्ति या कंपनी या देश की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। क्रेडिट रेटिंग करने का मतलब हो गया कि किसी पर्सन का हम लोन जो उसका चुकाने का एबिलिटी है, क्षमता है, उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं और देखते हैं कि इसका लोन ये चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसका एबिलिटी रीपेमेंट ऑफ डेट को लेके कैसा है, अच्छा है या खराब है। उसी के बेसिस पे ये कोई भी बैंक या लोन देने वाली संस्था ये डिसाइड करती है कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब क्रेडिट रेटिंग किसी का भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन का भी, एक कंपनी का भी और एक देश का भी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इज एन इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ अ बोरोवर। ठीक है, ये चीज टर्म याद रखना। इट शोज हाउ लाइकली द बोरोवर इज एबल इज टू रिपे डेट ऑन टाइम। ठीक है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या हो गया, देश का ऋण चुकाने का क्षमता का मूल्यांकन। जब किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद हो गया होगा तुम लोग को। इंपॉर्टेंस क्रेडिट रेटिंग का क्या है, इससे हम लोग को रिस्क पता चलता है। जो लोन देने वाली संस्था है या बैंक है वो देख लेती है, अगर मान लो सिविल अच्छा है तो ये मोटा मोटी बैंक को पता होता है कि इसमें रिस्क कम है, तो उसका जनरली हम लोग ये भी सुनते हैं कि जिसका सिविल अच्छा रहता है ना उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैंक को लगता है कि रिस्क कम है। अब जिसका सिविल ही खराब है तो बैंक तो उसको हायर रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज सस्ते बाजार दर पर मिलने में मदद करती है। ये आर्थिक स्थिरता और नीतिगत विश्वसनीयता दर्शाती है। ठीक है, तो ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का भी इंपॉर्टेंस ये था। ठीक है, सिमिलर इसी टाइप का इंपॉर्टेंस हम लोग इंडिविजुअल के लिए भी लिख सकते हैं। अब एक टर्म होता है स्पेकुलेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग। ठीक है, तीनों चीज क्या होता है ये चीज थोड़ा समझ लेते हैं। ये हो सकता है लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि सट्टा क्या होता है या जुआ क्या होता है या निवेश क्या होता है, ये चीज बताओ। देखो, निवेश का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हो गया जब हम लोग किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग। ठीक है, फ्यूचर अर्निंग, जब हम लोग किसी एसेट को परचेज करते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में हम लोग को कुछ अर्न होगा। अब देखो, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना ये जनरली लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। मतलब हम कोई गोल्ड खरीद लिए, तो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो किस एक्सपेक्टेशन में खरीदते हैं, थोड़ा खुद सोचिए। देखो प्रैक्टिकली गोल्ड हम लोग ये सोच के तो नहीं ना खरीदते हैं कि आज खरीदें परसों बेचना है। ऐसा तो हम लोग का कोई माइंडसेट नहीं होता। जनरली हम लोग का माइंडसेट क्या होता है, गोल्ड खरीद रहे हो या लैंड खरीद रहे हो, ठीक है, या कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, तो हम लोग का यहाँ पे जनरली ऑब्जेक्ट क्या होता है ना कि 1 साल 2 साल या 5 साल में अच्छा अर्निंग ये हम लोग को दे देगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब है अपनी पूंजी को किसी उपजाऊ परिसंपत्ति प्रोडक्टिव एसेट में लगाना ताकि भविष्य में नियमित और सुरक्षित आय प्राप्त हो सके। वहां से एक रेगुलर इनकम या तो हमारा एक सेफ जो है स्टेबल इनकम हम लोग को मिले, इस पर्पस के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द कमिटमेंट ऑफ फंड टू एन एसेट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग अ स्टेबल एंड रीजनेबल रिटर्न इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का जनरली जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है ये होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, फ्यूचर में हम जो एसेट को खरीदें उसका प्राइस बढ़ जाएगा, वो जमीन हो या सोना हो या शेयर्स हो या फिक्स हो। ठीक है, ये और दूसरा यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है कि हम लोग को एक सुरक्षित इनकम उससे मिलता रहे। ठीक है, हर एक महीना हम लोग अगर मान लो कहीं पे हम किसी बिजनेस को स्टार्ट किए, बिजनेस भी एक टाइप से इन्वेस्टमेंट है, समझना इस चीज को। अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किए तो वहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि इस बिजनेस से हमको हर एक महीना 10,000 20,000 50,000 या लाख 2 लाख रुपए कमा लेंगे। ठीक है, तो ये जनरली जो इन्वेस्टमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसका होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड होता है ये। 10,000 रुपया अगर एसबीआई का शेयर खरीद कर 5 साल तक रख रहे हैं या म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये सब हमारा इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा, देखो ये इन्वेस्टमेंट जो होता था वो लॉन्ग टर्म के टारगेट से किया जाता था।
स्पेकुलेशन जो होता है जिसको सट्टा बोलते हैं हिंदी में, ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमारा इनकम, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कमाने का हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ शॉर्ट टर्म में हम लोग कैसे कमाएंगे, हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट अगर फ्लक्चुएट करेगा, मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट होगा ना, उसी से हम कुछ पैसा कमा लेंगे, तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में समझना, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर खरीद रहे हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरडे। इंटरडे अगर जनरली इंटरडे भी अगर एक दो दिन के लिए कर रहे हैं तो स्पेकुलेशन ही माना जाता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बट जनरली जो इंटरडे होता है ना, इंटरडे में कहने सॉरी इंट्राडे होता है। इंटरडे कहने का मतलब हो गया, इंट्राडे में हम लोग का ऑब्जेक्ट ये होता है कि अभी हम शेयर खरीद लेते हैं सुबह में 10 बजे, और फिर 3-4 बजे तक जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, या 1 घंटे या 2 घंटे, मतलब दिन भर में कभी भी प्राइस बढ़ेगा ना, तो उस टाइम इसको निकाल देंगे। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है ना, इसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा भी प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा तो उसी में हम पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्ट, शॉर्ट टर्म में हमारा यहाँ पे अर्निंग के ऑब्जेक्ट से पैसा लगाया जाता है। सट्टा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कम अवधि, ठीक है, जनरली एक दिन, ठीक है, एक दिन या 2 दिन 4 दिन, देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ऐसा कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, में कीमतों के उतार चढ़ाव से लाभ कमाने की कोशिश करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेशन या सट्टा। स्पेकुलेशन इज द एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग एन एसेट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट होगा, जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, प्राइस का मार्केट जो चेंज होगा, उसी से जो हम अर्न कमा लेंगे, यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है स्पेकुलेशन में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तेजी या मंदी के अनुमान में जल्दी मुनाफा कमा लेना। क्विक प्रॉफिट यहाँ जो होता है मेनली हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कोई ट्रेडर ये मान के रिलायंस का शेयर खरीद रहा है कि एक सप्ताह के लिए खरीदता है कि कीमत बढ़ेगा और हम उसको फिर बेच देंगे। अगले महीना सोना का कीमत बढ़ेगा, इस उम्मीद से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होता है वो भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा इन ये स्पेकुलेशन। ठीक है, तो इस चीज को समझना, स्पेकुलेशन का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म में जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्राइस मूवमेंट के से हम पैसा कमा लेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से अगर हम पैसा कमाने के ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये स्पेकुलेशन होता है। दोनों में एनालिसिस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में भी और स्पेकुलेशन में भी। और दोनों जो है, दोनों लीगल है, ऐसा नहीं है दोनों में कुछ इलीगल है। दोनों गवर्नमेंट अलाउ करके रखे कि दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं। जुआ जो होता है ये बिल्कुल इलीगल चीज है। जुआ मतलब समझ में ना, जुआ मतलब वही जो जुआ मतलब हम लोग समझते हैं, ये और कुछ नहीं। ठीक है, पत्ता फेंको और उससे पैसा कमाओ। अभी दिवाली आने वाला है, जुआ भी चलेगा पूरा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैम्बलिंग। जुआ जो है एक भाग्य आधारित खेल है, गेम ऑफ चांस है। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्योरली हम लोग समझ रहे हैं, प्योरली लक पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पे कोई हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि अगर हम आज 2,000 रुपये लेके बैठे हैं तो आज 20,000 या 5,000 लेके निकल जाना है। ये बिल्कुल चांस पे डिपेंड करता है। इसमें परिणाम का अनुमान जो है सिर्फ किस्मत पर निर्भर निर्भर करता है, लक पे निर्भर करता है, किसी आर्थिक या विश्लेषणात्मक आधार पर नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम जुआ में हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं, ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है या हमारे एनालिसिस पे नहीं करता है। ये प्योरली किस चीज पे डिपेंड करता है, हमारे लक पे। ठीक है, गैम्बलिंग इज अ गेम ऑफ चांस वेयर मनी इज वेगर्ड ऑन an event with uncertain outcome प्योरली डिपेंडेंट ऑन लक रेदर देन एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज हमारा होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का उद्देश्य क्या होता है, भाग्य आजमाना। देख लेते हैं, बहुत लोग अभी सुनते हैं ना, अभी आ रहा है दिवाली, पता चलेगा, गांव में हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं ना लगा के, ये चीज तुम लोग भी नोटिस करता होगा। ठीक है, तो वो चीज होता है भाग्य आजमाना, और तुरंत लाभ पाने के उद्देश्य से जो कोशिश किया जाता है इसी को बोलते हैं। उदाहरण हो गया लॉटरी का टिकट खरीदना, ये भी एक टाइप का गैम्बलिंग है। रूलेट, कार्ड गेम, बेटिंग से पैसा कमाना। ठीक है, जो अभी चलता है सट्टेबाजी वगैरह क्रिकेट वगैरह के टाइम, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं गैम्बलिंग ही। ठीक है, तो ये सब चीज था, जो सट्टेबाजी जो क्रिकेट वगैरह में चलता है ना, वो भी गैम्बलिंग ही है, वो भी हमारा स्पेकुलेशन नहीं है, समझना है इस चीज को। ठीक है, तीनों अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं, इसमें इतना पैसा लगाएंगे इतना दिन में हम कमा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब इसका यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये हमारा नियमित सुरक्षित आय प्राप्त हमारा हो। ठीक है, यहाँ पे स्पेकुलेशन में क्या होता है, मूल्य का उतार चढ़ाव से हम लोग फायदा कमा लें, इसका हमारा यहाँ पे टारगेट होता है।
गैमलिंग जो है पूरा भाग्य भरोसे हम लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, रिस्क का लेवल यहाँ पे रिस्क जनरली कम होता है इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके, यहाँ पे नॉलेज हम लोग को क्या चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे पास किस टाइप का नॉलेज होना चाहिए, डीप एनालिसिस हम लोग करते हैं। ये प्योरली मार्केट एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं किया जाता है। ठीक है, टाइम होरिजोन यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ये इंस्टेंट इसका रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, हम लोग जमीन में पैसा लगा रहे हैं, 5 साल में घर गिर जाएगा या बढ़ जाएगा, तो वो जुआ नहीं है। ठीक है, उसको इसी से कनेक्ट मत करना। वो प्रॉपर हो सकता है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में भी हमारा लॉस हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ऐसा कोई गारंटीड है, अनसर्टेनिटी तो यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे जो यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, ये एनालिसिस करके लगाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं प्योरली लक के भरोसे हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग अगर कोई जमीन खरीद रहे हैं 10 लाख 20 लाख या 50 लाख का, तो आदमी वहां पे एनालिसिस कर ही लेता है कि ये ठीक है 5 साल में पैसा बढ़ जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। बाद में वो मतलब हम लोग वहां से अर्न ना कर पाए वो अलग चीज है, उस तरह से मूवमेंट उस प्राइस ना बढ़े अलग बात है। यहाँ पे इसका बेसिस क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, एक आर्थिक स्थिति, लाभांश, ग्रोथ इत्यादि ये सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड करता है, स्पेकुलेशन जो है कीमत के उतार चढ़ाव पे, ये केवल किस्मत पे डिपेंड करता है। इसका जो रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी, ये लॉजिकल होता है। ये स्पेकुलेटिव नेचर का होता है, ये बिल्कुल अनसर्टेन होता है। अगर लीगलिटी की बात करें तो ये भी लीगल है, ये लीगल है, ये गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, इसको भी अलाउ करती है। ठीक है, दोनों अलाउड है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कानून हम लोग को दोनों चीज़ के लिए अलाउ करता है, बट ये अलाउड नहीं होता, ये इसको इलीगल माना जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, शेयर्स, एफडी, म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी या फ्यूचर्स ऑप्शन वगैरह जो होता है, ये स्पेकुलेटिव नेचर का होता है। ठीक है, लॉटरी और बेटिंग यहाँ पे हो गया गैम्बलिंग में इसका एग्जाम्पल। तो ये सारा चीज़ हम लोग समझे, होपफुली तुम लोग को इसका डिफरेंस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लास्ट में करवा रहे हैं ना, ये सब आसान आसान है, इसलिए हम इसको चार्ट करके रखे थे कि एक बार इसको देखो याद हो जाएगा। ठीक है, वो जो ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है उसको हम पहले के वीडियो में ही कवर कर दें। कॉर्पोरेट निवेश वह निवेश होता है जो किसी कंपनी या व्यवसायिक संगठन द्वारा किया जाता है। जो कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन जो इन्वेस्टमेंट करती है ना, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट निवेश। ठीक है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। व्यवसाय ये जनरली किस उद्देश्य से किया जाता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, वो लाभ अधिकतम कमाना और शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट जो होता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का ये होता है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से ही क्लियर है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इन डिफरेंट एसेट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट, सिक्योरिटीज टू अर्न प्रॉफिट एंड एक्सपेंड द ऑपरेशन, बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का, जनरली अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। ठीक है, नया प्रोजेक्ट का सेटअप लगाना, दूसरे कंपनी को एक्वायर करना, फिनेंशियल रिटर्न कमाना। ठीक, तो ये सब इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो कोई व्यक्ति या मतलब कॉर्पोरेट, जो नॉन कॉर्पोरेट पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। नॉन कॉर्पोरेट पर्सन कहने का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एनजीओ, ये सब। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी सच एज पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर्स, ट्रस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी, अर्निंग रिटर्न ऑन सेविंग, फ्यूचर सिक्योर हमारा हो जाए, हमारा वेल्थ बढ़े, टैक्स बेनिफिट हो। ठीक है, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग ये सब लास्ट वीडियो में भी देखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस एक बार इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, इसको तुम लोग पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए, तुम लोग एक बार इसको पढ़ के जाना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का ही क्वेश्चन है तुम लोग के सिलेबस में। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर किए। होपफुली तुम लोग वीडियो को देखते देखते बहुत सारा चीज समझ गया होगा, सीख गया होगा। ठीक है, एक बार बस थोड़ा सा फिर से पढ़ लेना, सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ये डीमेट अकाउंट है, यहाँ इसको पढ़ लेना, ये सब स्टॉक ब्रोकर, ये सब चीज देख लेना, एसआईपी वगैरह। इतना क्वेश्चन जो तीनों वीडियो करवा दिए ना, तीनों वीडियो वाला तुम लोग क्वेश्चन देख के चला जाना, सारा चीज कवर हो जाएगा।
सॉवरेन बॉन्ड्स एंड डेट ये सब देख लेना। क्रेडिट रेटिंग, सिविल का फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पूछ सकता है वो सब, ये देख लेना क्वेश्चन। इसमें हो सकता है शॉर्ट में भी पूछ दिया स्पेकुलेशन क्या होता है, या गैम्बलिंग क्या होता है, या इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसको देख लेना। बस यही सब चीज़ था। तो हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हो गया। अच्छे से पढ़ो और फिर कल जाके एग्जाम दो। उसके बाद एग्जाम देने के बाद ना पोस्ट एग्जाम फीडबैक जरूर देना, वीडियो में आके कैसा क्वेश्चन पूछा था, वीडियो से क्वेश्चन आया है नहीं आया, ये चीज़ जरूर थोड़ा सा बताना, क्योंकि हमको भी ना उससे एक आइडिया होता है। देखो जनरली हम लोग तो अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उसी टाइप का क्वेश्चन बनाने का जो तुम लोग के एग्जाम से इम्पोर्टेंट हो, बट फिर भी एक बार थोड़ा आके बताना, कुछ पता चलता है उससे। ठीक है, तो ये सब चीज़ था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।